वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करने वाले हैं। इन कॉन्सेप्ट्स में बहुत से बच्चों को डाउट होता है और बहुत बार टीचर्स को भी डाउट होता है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द टुडेस डिस्कशन फुली। अगर नहीं समझ में आए एक बार में तो 2 बार 3 बार देखो, जब तक पूरे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर ना समझे प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन। तो लेट अस स्टार्ट विद द हाफ सेल नोटेशन एंड गैस इलेक्ट्रोड्स। दिस इज द डिस्कशन फॉर टुडे। हम आधा सेल कैसे दिखाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और गैस इलेक्ट्रोड्स जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, गैस इलेक्ट्रोड्स कैसे यूज करेंगे। And thirdly, we will discuss the electrochemical series, which is very important in solving problems of electrochemistry. So, let us start with the half cell notation. In the previous sections, we have already seen a galvanic cell or a voltaic cell, जहां पे हमारे पास लेफ्ट में एनोड होता था, जहां पे ऑक्सीडेशन होता था। हमने याद किया था एन ऑक्स से। एन मतलब एनोड, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। राइट साइड में हम रखते थे कैथोड, जहां पे रिडक्शन होता है। तो एनोड का काम कर रहा है जिंक रॉड, कैथोड का काम कर रहा है कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एनोड में हमने जिंक रॉड लिया है डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एंड कैथोड में हमने कॉपर रॉड लिया है विच इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब दो एनोड कैथोड हमें जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड 2 सेल्स? बिकॉज जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, एंड सेकेंडली इलेक्ट्रिसिटी से हम केमिकल रिएक्शंस हैपन करते हैं। ओके, तो ऐसा हमारा स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। हमें यहाँ पे चार्जेस का फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम केमिकल रिएक्शंस को आगे पीछे करें। ओके, तो दैट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस। तो इसीलिए हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक जहां पे ऑक्सीडेशन होगा विच इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रोड है रिडक्शन हो रहा है कैथोड, दैट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा। ओके, तो दैट इज व्हाट वी हैव इन द प्रीवियस सेक्शन हमने स्टडी किया है। फिजिक्स में हम सेल को ऐसे दिखाते हैं माइनस एंड प्लस। माइनस इज द जो हमारा छोटा इलेक्ट्रोड होगा, छोटा डैश होगा, वो माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को डिनोट करता है। जो हमारा बड़ा डैश होगा दैट डिनोट्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। लेकिन इस पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड के अंदर का मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म इज समथिंग लाइक दिस। जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, यहां ऑक्सीडेशन होगा, यहां रिडक्शन होगा। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वी हैव ऑलरेडी सीन। सो लेट अस रिवाइज अ बिट अबाउट इट। तो हमने क्या देखा था? ये एनोड है, दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिंक विल बिकम जिंक प्लस 2। Zinc ions will dissociate into zinc plus 2 and 2 electrons. The 2 electrons which are released will be taken up by the Cu plus 2 in the copper sulfate solution. Copper sulfate एक salt है, वो कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा। Cu plus 2 आयन्स होंगे, SO4 2- आयन्स होंगे। Cu plus 2 आयन्स हैव अ ग्रेटर पुल फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए जो जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो ये Cu plus 2 आयन्स खींच लेंगे और इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो होगा, मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। बीच में अगर बल्ब लगा देंगे तो द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इफ देयर इज अ सॉल्ट ब्रिज व्हिच कंप्लीट्स दिस सर्किट। तो लेट अस नाउ सी द ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन हमने कैसे लिखा था पिछले सेक्शन में? तो वी फर्स्ट टुक द एनोड ऑन द लेफ्ट साइड एंड कैथोड ऑन द राइट साइड। तो मैंने एनोड लेफ्ट साइड में लिखा Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn+2, Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn+2, and there is a salt bridge, and Cu+2 converts into copper. Zn converts into Zn+2, and there is a salt bridge denoted by a vertical double line, and we have Cu+2 which deposits as metallic copper. तो Cu+2 deposits as metallic copper. तो ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन है। यहाँ पे सिंगल डैश इफ यू रिमेंबर वाज अ फेज सेपरेटर। यहाँ पे लिक्विड फेज है, एक्वियस फेज है, और यहाँ पे जिंक सॉलिड फेज है। तो जिंक और Zn+2 के बीच में हम एक सीधा डंडा लगा देंगे
सिंगल वर्टिकल लाइन दिखा देंगे, दैट इज डिनोटिंग द फेज सेपरेटर बिटवीन द एक्वियस सॉल्यूशन एंड द जिंक सॉलिड। सिमिलरली Cu+2 और Cu, इनमें भी हम एक वर्टिकल डैश लगा देंगे, दैट डिनोट्स द फेज सेपरेटर। ओके, तो ऐसा हमारे पास ये सॉल्यूशन है। अब अगर इसमें हम स्टैंडर्ड कंडीशन का बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल, इस सेल का हम ईएमएफ निकालते हैं, और अगर उसको स्टैंडर्ड ईएमएफ बोले तो स्टैंडर्ड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमेशा याद रखो, केमिस्ट्री में हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें स्टैंडर्ड इज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस है स्टैंडर्ड। अब हम लोग ने जो सोल्यूशन लिया वो 1 मोलार लेना है, तभी ये स्टैंडर्ड होगा। We will take the copper sulfate solution which is 1 molar concentration. We will take the zinc sulfate solution which is 1 molar concentration. तब भी इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस कहेंगे। 1 molar concentration of the aqueous solution and 25 डिग्री सेल्सियस as the temperature. अब यहां पे जो हमारा EMF ऑफ सेल होगा that will be called as standard EMF of the cell. स्टैंडर्ड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस and the concentration of solution is 1 molar. अब अगर हाफ सेल दिखाना है हमें, आधा सेल, जैसे सिर्फ एनोड दिखाना है, तो हमने जब पूरा सेल दिखाया था तो पहले हमने रॉड लिया, फिर एक्वियस सॉल्यूशन लिया, फिर एक्वियस सॉल्यूशन लिया, फिर दूसरा रॉड लिया, रॉड एक्वियस सॉल्यूशन, दूसरा एक्वियस सॉल्यूशन, दूसरा रॉड, ऐसा हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन है। लेकिन जब हम हाफ सेल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हाफ सेल में हम पहले सॉल्यूशन लेते हैं, फिर रॉड लेते हैं। फुल सेल में हमने रॉड, फिर सॉल्यूशन, फिर दूसरा सॉल्यूशन, फिर रॉड, ऐसा था। बट हाफ सेल में हम लोग हमेशा पहले सॉल्यूशन लिखेंगे विच इज Zn+2 और जिंक सल्फेट, एंड देन हम रॉड लिखेंगे विच इज Zn। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हम कैसे दिखाएंगे, जिंक सल्फेट फॉलोड बाय Zn, और ये वर्टिकल डैश दिखा रहा है कि यहाँ पे फेज सेपरेटर है, जिंक सल्फेट एक्वियस मीडियम में है, जिंक रॉड सॉलिड फेज में है। ओके, तो फेज सेपरेटर दिखा रहा है ये वर्टिकल डैश। सिमिलरली अगर रिडक्शन हाफ सेल का बात करें तो यहां भी हम पहले सॉल्यूशन दिखाएंगे, फिर रॉड दिखाएंगे। तो कॉपर सल्फेट फॉलोड बाय कॉपर रॉड विच मींस Cu+2 फॉलोड बाय Cu इन सॉलिड फॉर्म, मेटालिक कॉपर है हमारे पास। तो ये हमारा हाफ सेल रिप्रेजेंट है। यहाँ पे ब्लू कलर में मैंने दिखाया है, तो ब्लू कलर में जो हमने दिखाया दैट इज हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन इन विच वी फर्स्ट हैव सॉल्यूशन एंड देन द रॉड, they are separated by a vertical dash. Okay, तो ऐसा हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग है हाफ सेल नोटेशन का। अब एक बात जो हमें याद रखना है, ये हमने जो भी कंसीडर किया अब तक वो सब मेटल्स थे। वी आर कंसीडरिंग द मेटल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, मेटल एनोड एंड मेटल कैथोड। यहां भी मेटल है जिंक, यहां भी मेटल है कॉपर, पर हम मेटल नॉन मेटल के साथ भी बना सकते हैं इलेक्ट्रोड्स। दो, एक साइड में मेटल होगा जिसका जनरली ऑक्सीडेशन होता है, मेटल्स जनरली अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो मोस्टली मेटल्स का ऑक्सीडेशन होगा, और नॉन मेटल्स विदाउट एक्सेप्शन इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में हमेशा क्या होगा, उनका रिडक्शन होगा। ये याद रखना है, विदाउट एक्सेप्शन non-metals always undergo reduction in this electrodes, whereas metals mostly undergo oxidation. Metals mostly क्या करेंगे, oxidation। कभी कभी रिडक्शन भी कर सकते हैं, but most of the time metal will undergo oxidation. We will take more examples where we will understand. So metals normally undergo oxidation, while non-metals always undergo reduction in the electrochemistry. Okay, तो ऐसा हमारे पास ये कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है। अब हम मेटल नॉन मेटल का भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं, तो दैट वी विल सी फर्दर इन अ शॉर्ट व्हाइल। ओके, बट इससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद करना है, व्हिच इज द कंसेप्ट ऑफ गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में जो पहले हम पढ़ेंगे दैट इज हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, SHE से डिनोट करते हैं। SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एज द नेम सजेस्ट, स्टैंडर्ड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हम मेंटेन करेंगे। एज आई सेड, टेम्परेचर फॉर स्टैंडर्ड इज 25 डिग्री सेल्सियस, और हाइड्रोजन गैस है तो उसका गैस हम लोग जो गैस का प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो प्रेशर वी विल मेंटेन एज 1 एटमॉस्फेयर। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे राइट साइड में है दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पे मैंने दिखाया है, this is the standard hydrogen electrode. What are the parts of this standard hydrogen electrode? First of all, we will take a solution, aqueous solution ले लेंगे,
कोई तो एसिड का, जैसे HCl है। ओके, मैंने एक एक्वियस सॉल्यूशन लिया है, ये कंटेनर जो है बड़ा हमारे पास, बीकर बोलो कंटेनर बोलो, इसमें हमारे पास एक्वियस सॉल्यूशन है HCl का। अब HCl क्यों लिया हम लोग ने, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन होता है H+। ओके, तो H+ वाला सॉल्यूशन लेना है, मतलब कोई तो एक एसिडिक सॉल्यूशन लेना है, और स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब हम लोग इसको 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे। We will take this as 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब हम लोग क्या करते थे, जब मेटल का इलेक्ट्रोड का बात करते थे तो वहां भी हम लोग ने सॉल्यूशन ही लिया था। जैसे हम लोग ने यहाँ पे HCl सॉल्यूशन लिया, वहां पे हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है which is 1 मोलर, यहाँ हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है which is 1 मोलर, और फिर हमने सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया था, क्योंकि कॉपर सल्फेट में हम कॉपर इलेक्ट्रोड डालेंगे, जिंक सल्फेट में हम जिंक इलेक्ट्रोड डालेंगे, वैसे ही HCl में हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड डालेंगे। पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड मिलेगा क्या, कॉपर का इलेक्ट्रोड मिलेगा क्योंकि वो सॉलिड है, जिंक का इलेक्ट्रोड मिलेगा क्योंकि वो सॉलिड है, पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो मिल नहीं सकता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग ऐसा कुछ एक अरेंजमेंट करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क जैसा अरेंजमेंट यहाँ पे कर देते हैं। इस कोनिकल फ्लास्क में हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगा। ओके, हाइड्रोजन गैस, क्यों हमने हाइड्रोजन गैस ऐसे लिया, क्योंकि हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, उसका इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता। ओके, तो इसीलिए हम लोग ने कोनिकल फ्लास्क जैसा अरेंजमेंट किया। तुम्हें अगर सिलिंड्रिकल लेना है तो सिलिंड्रिकल लो, कोनिकल लेना है कोनिकल लो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है। मैंने यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में हाइड्रोजन गैस लिया है, और उस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेना है। वी हैव टू टेक हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तभी वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। हाइड्रोजन गैस is at 1 atmospheric pressure and the temperature maintained is 25 degrees Celsius. So these are the standard conditions which we have. अब ये देखो, जब हम यहाँ पे कॉपर का बात कर रहे थे तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में था, तो यहां से वहां इलेक्ट्रॉन्स खींच पा रहा था। यहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, जिंक किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, वो डिसोसिएट हो गया और सॉल्यूशन में चला गया, Zn+2 आयंस बन गए, और कॉपर में Cu+2 आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, यहां से जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए वो Cu+2 आयंस इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और Cu+2 आयंस यहां से कॉपर सॉलिड फॉर्म में आके वहां पे चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे कॉपर आयंस चिपक गए। ओके, पर ऐसा प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, तो इसीलिए हमें थोड़ा अलग अरेंजमेंट करना पड़ता है। हम यहाँ पे जो वायर है इसको आगे कनेक्ट करते हैं, तो ये वायर हम लोग कनेक्ट करेंगे विद अ प्लैटिनम वायर। ये जो यहां से यहां तक का वायर है ये किसका बना हुआ है, प्लैटिनम। अब प्लैटिनम क्यों लिया हम लोग ने, बिकॉज प्लैटिनम इज इनर्ट मेटल। प्लैटिनम कैसा होता है, इनर्ट होता है, इट इज नॉन रिएक्टिव। ओके, तो इसीलिए हम लोग ने प्लैटिनम का वायर लिया यहाँ पे, और प्लैटिनम का वायर हम कनेक्ट कर देते हैं विद अ पीपीपी। पीपीपी का मतलब क्या है, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। हम लोग यहाँ पे प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट ले लेंगे, तो देयर इज अ प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। अब प्लैटिनम प्लेट लगाने का फायदा क्या है, प्लैटिनम एब्सॉर्ब्स, एब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन सबने पढ़ा है, अगर केमिस्ट्री में एक टॉपिक सबने पढ़ा होगा, एब्सॉर्प्शन विच इज अ बल्क फिनोमिना, पूरे वॉल्यूम में एब्सॉर्प्शन होता है, whereas एब्सॉर्प्शन AD इज अ सरफेस फिनोमिना, सिर्फ सरफेस पे एब्सॉर्प्शन होता है। तो प्लैटिनम इज अ गुड एब्सॉर्बर, वो हाइड्रोजन गैस को एब्सॉर्ब कर लेता है। जो हमने यहां से हाइड्रोजन गैस भेजा है दैट गेट्स एब्सॉर्ब ऑन द पीपीपी, मतलब प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। तो ये जो हमारे पास प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट है, इसमें हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब होगा, एंड दैट हाइड्रोजन गैस कैन नाउ गिव एंड टेक इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि यहाँ पे हम लोग ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहां लगाया है, कैथोड साइड में लगाया है, राइट साइड में लगाया है, रिडक्शन साइड में लगाया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा मतलब हाइड्रोजन विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। जो हाइड्रोजन यहाँ पे एब्सॉर्ब होगा दैट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे वी विल हैव अ अरेंजमेंट इन विच electrons can go from the anode side to the cathode side and vice versa depending on the situation. Okay, तो इसीलिए हम लोग ने ऐसा अरेंजमेंट किया। This electrode is called as standard hydrogen electrode. The gas which we pump in is hydrogen gas. It is at 1 atmospheric pressure. The temperature maintained is 25 degrees Celsius.
we have a platinum wire, and in this conical flask hydrogen gas is coming in, and this wire platinum is connected to a PPP, which is platinized platinum plate, which is made up of platinum back. It absorbs hydrogen and now it can give and take electrons in the electrochemical cell. तो ऐसा हमारे पास arrangement है. Okay, so this is standard hydrogen electrode in which we have an acid which is 1 molar concentration. तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 4.4 वोल्ट्स आता है. इट कम्स आउट टू बी 4.4 वोल्ट्स. ओके, अब ये 4.4 वोल्ट कब आएगा? तो 4.4 वोल्ट है मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब किसी सर्किट में करंट आ रहा होगा. तो करंट आ रहा होगा तो मतलब एक साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक साइड में रिडक्शन हो रहा होगा. तो हम लोग एक ऐसा सर्किट इमेजिन करते हैं जिसमें एक साइड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और दूसरे साइड में और कुछ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है. तो कोई साइड ऑक्सीडेशन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आएंगे और हाइड्रोजन विल एक्सेप्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल अंडरगो अ रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या? H plus will accept electron and form hydrogen gas. 2H plus, very very correctly. अगर मान लो हम लोग रिएक्शन बैलेंस करें तो 2H plus, दो हाइड्रोनियम आयंस, दो 2H plus will take electrons, accept the electrons and form hydrogen gas. 2H plus takes 2 electrons from the other oxidation side and forms hydrogen gas. तो ऐसा हमारा एक रिएक्शन होगा और उस प्रोसेस में गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, मतलब करंट फ्लो होगा. तो इसका मतलब इसके पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 4.4 वोल्ट्स. ओके, अब ये 4.4 वोल्ट्स है. ऐसे ही जिंक इलेक्ट्रोड का कुछ और वैल्यू आएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का कुछ और वैल्यू आएगा. तो किसी ना किसी को हमें जीरो मानना पड़ेगा. अब एक क्वेश्चन आता है क्यों किसी को हम जीरो माने? क्योंकि देखो क्या होता है, एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरा साइड इलेक्ट्रॉन्स लेगा. ओके, तो जैसे यहाँ पे कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, Cu2+ इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, Zn इज गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसा हो रहा है. पर किसी सिचुएशन में ऐसा भी होगा कि कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा. ओके, तो वो कितना गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके अगेंस्ट, कितना गुड रिड्यूसिंग एजेंट है उसके अगेंस्ट, उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिड्यूस होता है. जैसे अगर मेरा किसी आदमी के साथ लड़ाई हो तो मैं जीतूंगा या वो आदमी जीतेगा, दैट डिपेंड्स कि वो आदमी मेरे से वीक है या वो आदमी मेरे से स्ट्रांग है. ओके, मैं अगर किसी वीक आदमी से लड़ रहा हूं तो मैं जीत जाऊंगा और मैं किसी स्ट्रांग आदमी से लड़ रहा हूं तो मैं हार जाऊंगा. ओके, तो इसीलिए अगर मेरे को कुछ रेफरेंस माना जाए कि ये आदमी जीरो रेफरेंस है, इससे ज्यादा स्ट्रांग विल बी क्लासिफाइड एज स्ट्रांग और इससे ज्यादा वीक विल बी क्लासिफाइड एज वीक. तो किसी को तो हमें रेफरेंस मानना होगा ताकि हमें स्ट्रांग और वीक का पता लगे. जैसे अगर तुम बोलोगे ये आदमी स्ट्रांग है लेकिन ये आदमी किसी के कंपैरिजन में वीक भी हो सकता है, इससे भी स्ट्रांग आदमी आ गया तो ये वीक पड़ जाएगा. और ये अगर वीक है ये साइड वाला तो वीक है लेकिन इससे भी वीक होगा तो उसके रिलेटिव ये स्ट्रांग है. तो कोई तो रेफरेंस लेना पड़ेगा जिसको हमें रेफरेंस मानना पड़ेगा कि ये न्यूट्रल है, इसके हिसाब से इससे ज्यादा स्ट्रांग वाले स्ट्रांग, इससे कम स्ट्रांग वाले वीक. तो ऐसा हमें क्लासिफिकेशन करना होगा. ओके, तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं. वी कंसीडर द पोटेंशियल ऑफ दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू बी जीरो. इससे ज्यादा स्ट्रांग उनको हम पॉजिटिव बोल देंगे, इससे ज्यादा वीक उनको हम नेगेटिव बोल देंगे. तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आगे जाके जो पढ़ेंगे उसमें हाइड्रोजन के ऊपर वाले पॉजिटिव है तो नीचे वाले माइनस होते हैं. तो ऐसा हमारे पास प्लस माइनस हाइड्रोजन के बेसिस पे होता है. हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड. This is same like in physics we have considered the potential energy. जैसे हम अगर ग्राउंड को जीरो माने तो ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है और उस ग्राउंड के नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसके पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है. अब अगर मैं ग्राउंड इसी को मान लूं, अगर मैंने ये लेवल को ग्राउंड मान लिया, ये लेवल मेरा ग्राउंड है, इस पे मैंने मार्क कर रखा, तो इसके पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये ग्राउंड पे है. लेकिन इससे नीचे जो है उसके पास नेगेटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी, इससे ऊपर है इसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा. मतलब ये ग्राउंड को मैंने जीरो रेफरेंस मान लिया है. ओके, अब ये रेफरेंस अगर मैं चेंज करूं, ये रेफरेंस अगर जो ऊपर रखा था मैंने उसको अगर मैं नीचे कर दूं, रेफरेंस यहां लिया
तो जो पहले नेगेटिव था, ये मार्कर यहां पे नेगेटिव है, अगर इसको जीरो रेफरेंस माना है, इसको जीरो रेफरेंस माना है तो नेगेटिव है, लेकिन मैंने ग्राउंड ही नीचे कर दिया, मतलब रेफरेंस ही नीचे कर दिया, तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रेफरेंस मेरे ऊपर है, मैं किसको चूज करूं। तो वैसे ही केमिस्ट ने मिलकर क्या बोला कि हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान लेंगे और इसके बेसिस पे हम जिंक पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखेंगे, कॉपर पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देखेंगे। तो दैट काइंड ऑफ रेफरेंस वी कंसीडर दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हिच इज कंसीडर्ड टू हैव 0 वोल्ट्स, ऑल्दो इन फैक्ट इट हैज 4.4 वोल्ट। सच्ची में उसके पास कितना है, 4.4 वोल्ट है, बट उसको हम जीरो कंसीडर कर देते हैं और उस जीरो के हिसाब से हम कॉपर को अगर पॉजिटिव या नेगेटिव मानेंगे और जिंक को पॉजिटिव या नेगेटिव मानेंगे। रेफरेंस इज दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस मान लिया लोगों ने, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, जैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमें प्योर फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में मिलना मुश्किल होता है, तो लोगों को ये डिफिकल्ट पड़ा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड यूज करना, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन। The second problem with hydrogen gas is it is very difficult to maintain the atmospheric pressure. 1 atmosphere pressure जो हमें maintain करना है इस throughout the process में, that is difficult. तो इसीलिए ये भी एक difficulty आया, 1 atmospheric pressure continuously कैसे maintain करें हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में। एंड द थर्ड फैक्टर विच वी हैव इज हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखो जब हम लेते हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है इस कोनिकल फ्लास्क में, और नीचे हमारे पास ये बीकर में सोल्यूशन है HCl का, जो कि हम लोग ने 1 मोलार लिया है। लेकिन HCl इफ यू नो इट इवोपरेट्स, HCl का जो सोल्यूशन होता है एक्वियस सोल्यूशन, वो इवोपरेट हो जाता है। HCl नॉर्मली गैस फॉर्म में होता है, HCl इज अ गैस इन नेचुरल स्टेट, लेकिन हम लोग ने जबरदस्ती उसको पानी में डाल के HCl का 1 मोलार सोल्यूशन बनाया, तो धीरे धीरे HCl इवोपरेट होने लगेगा एंड द concentration will decrease. So again it is a difficult task to maintain the 1 molar concentration of HCl. So these are the difficulties which were arisen due to the use of standard hydrogen electrode as हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड मानने से ये सब डिफिकल्टीज आया। वन डिफिकल्टी एज आई सेड इज इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन 1 atmospheric pressure, it is difficult to maintain 1 molar solution for HCl, and third difficulty was it is very difficult to obtain hydrogen gas in pure form and dry form. Okay, तो इसीलिए फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे दूसरे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स आ गए, which is one example let me tell you, कैलोमल इलेक्ट्रोड है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। कैलोमल CALOMEL, तो इसको भी स्टैंडर्ड माना ताकि ये डिफिकल्टीज हम न कर पाए। ओके, तो डिफिकल्टीज से जूझना न पड़े, इसलिए वी हैव अदर सेकेंडरी इलेक्ट्रोड्स व्हिच वर कंसीडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स लाइक कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, बट फॉर नाउ लेट अस नॉट फोकस ऑन दिस कैलोमल एंड ऑल, लेट अस फोकस ऑन दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये गैस इलेक्ट्रोड समझ में आया कैसा प्रोसेस है। अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने किससे कनेक्ट किया है, जिंक इलेक्ट्रोड से, जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब हम लोग ने जब ऐसा किया, जिंक को हम लोग ने एनोड साइड में रखा, हाइड्रोजन को हम लोग ने कैथोड साइड में रखा और बीच में बल्ब रख दिया, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया, सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन, 1 atmospheric pressure, 1 molar solution दोनों के लिए। What we found is the EMF of this cell comes out to be 0.76 volts. ऐसा हो गया। ओके, हमने जो ये यहाँ पे अगर वोल्टेज मेजर करेंगे, बल्ब हटा दें, यहाँ पे वोल्ट मीटर का रीडिंग मेजर करें तो वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा +0.76 वोल्ट्स। ओके, तो ये ऐसा वोल्टेज आया हमारे पास। ओके, लेकिन हम लोग ने पिछले सेक्शन में देखा था, अगर तुम्हें याद रहेगा तो वी हैड रिटन द फॉर्मूला फॉर EMF ऑफ अ सेल। EMF ऑफ अ सेल इज EMF ऑफ कैथोड माइनस EMF ऑफ एनोड, ये मैंने प्रूव किया था। इफ वी कंसीडर द रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का भी करो, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का भी करो, तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला आ रहा था। ओके, तो EMF ऑफ सेल कितना आया, दिस इज 0.76 वोल्ट्स। कितना आया, 0.76 वोल्ट्स। कैथोड का कितना है, कैथोड EMF ऑफ कैथोड पे है हाइड्रोजन, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट साइड एनोड होता है। देखो हमेशा यहाँ भी लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है जो कि एनोड होता है, और राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है जो कि कैथोड होता है। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है जो कि एनोड होता है, राइट साइड में रिडक्शन होता है जो कि कैथोड होता है। तो कैथोड यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन मतलब कैथोड हमने 0 माना है,
तो माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड, ओके। तो ईएमएफ ऑफ एनोड, एनोड मतलब जिंक इलेक्ट्रोड, ओके। तो ईएमएफ ऑफ एनोड कितना वैल्यू आया? ईएमएफ ऑफ एनोड कम्स आउट टू बी माइनस 0.76 वोल्ट्स, बराबर है कि नहीं? देखो, ईएमएफ ऑफ सेल इज ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड, ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था पिछले सेक्शन में, ओके। तो दिस वाज द ईएमएफ ऑफ सेल, ओके। अब इसमें हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल्स लेने थे, कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, उस फॉर्म में ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था, ओके। तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना आया? 0.76, ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, यहां पे वोल्टमीटर लगा के देखा, प्लस 0.76 आया। और कैथोड पे कौन है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम रेफरेंस मान रहे हैं, रेफरेंस मान रहे हैं, तो रेफरेंस का कितना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसिडर्ड 0 इन स्टैंडर्ड कंडीशन, ओके। तो 0 है, इसीलिए ईएमएफ ऑफ कैथोड मैंने 0 लिखा, माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना आया? माइनस 0.76, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना आया? माइनस 0.76। तो इसीलिए जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे आगे जाके, तो वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहले भी हमने देखा है ये। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक का वैल्यू अगर देखोगे तुम, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है? तो रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन टू बी माइनस 0.76, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज गिवन टू बी माइनस 0.76, ओके। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना है? माइनस 0.76 वोल्ट्स, ओके। तो ऐसा इसका मतलब है। अब ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन शो? ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ओके। नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये कौन सा पोटेंशियल है? हम लोग केमिस्ट्री में किस पोटेंशियल का बात करते हैं? हम लोग केमिस्ट्री में रिडक्शन पोटेंशियल का बात करते हैं। अगर हम पिछले सेक्शन का याद करें तो वी हैव सीन वी डू नॉट टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वी टॉक अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा नेगेटिव आया, रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आया? नेगेटिव आया। इसका मतलब इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वही हमने देखा था, जिंक अंडरगोस ऑक्सीडेशन, जिंक अंडरगोस व्हाट? ऑक्सीडेशन। नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ द नेगेटिव साइन। इसीलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहां पे माइनस साइन देखते हैं, तो माइनस साइन हियर डिनोट्स दैट द सब्सटेंस अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड नॉट रिडक्शन। तो ऐसा हमारा इंटरप्रिटेशन है नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। अब और इसको समझाने के लिए हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैंने इस जिंक को चेंज करके बना दिया यहां पे कॉपर, जिंक को हटा दिया मैंने, जिंक इलेक्ट्रोड हटा दिया, यहां पे मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड लाया, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमने ईएमएफ ऑफ सेल दिखा, एक्सपेरिमेंट किया, वोल्ट मीटर में हमने ईएमएफ ऑफ सेल चेक किया, एक्सपेरिमेंट से हमें आया यहां पे माइनस 0.34 वोल्ट है, माइनस 0.34 वोल्ट, ओके। मतलब करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कितना आया? माइनस 0.34 वोल्ट, ओके। तो अगेन लेट अस यूज दिस फॉर्मूला, ईएमएफ ऑफ सेल इज ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड, ऑल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स, ओके। तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना है मैंने बताया अभी, एक्सपेरिमेंट करके जब हम लोग ने जिंक रॉड हटा दिया, वहां पे कॉपर डाल दिया और जिंक सल्फेट हटा के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन हाफ में, मतलब लेफ्ट साइड में, एनोड के साइड में हमने कॉपर वाला सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड रखा है और कैथोड के साइड में हमने हाइड्रोजन रखा है। तो हमारा नेगेटिव आंसर है माइनस 0.34 वोल्ट। तो यहां पे ईएमएफ ऑफ सेल कितना है? माइनस 0.34 वोल्ट, ओके। तो ईएमएफ ऑफ कैथोड, कैथोड पे हमने कौन रखा है? फिलहाल रखा है हाइड्रोजन, तो वो 0 ले लिया, माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड, ओके। तो हमारा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ईएमएफ ऑफ एनोड आएगा प्लस 0.34 वोल्ट। ये कितना होगा? प्लस 0.34 वोल्ट, ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है? तो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है